नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं आपका लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा का यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने आपके 5वें अध्याय की बातचीत की थी जिसका नाम जल था। उसके अंदर मैंने आपको सुनामी के बारे में समझाया था और आज अपन जिसकी बात करेंगे उसका नाम ज्वार भाटा है। देखिए विद्यार्थियों, अपने आपके 5वें अध्याय के कुल 2 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं और ये आज तीसरा वीडियो है, यानी ये आपकी 5वीं का जो अध्याय है यानी 5वां अध्याय है उसका तीसरा क्लास है, ठीक है ना। और अगले इसके जो चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय, दूसरे अध्याय और पहला अध्याय जो है उसकी वीडियो आपके इसके प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे ही आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो वह आपको 7th क्लास हमारा पर्यावरण करके आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसकी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं आपकी ज्वार भाटा को और साथ में ही आपके आज इस अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अब अपन देख रहे हैं समुद्र की गति के अंदर सबसे पहले अपन ने तरंगों की बात कर ली थी। आज अपन जिसकी बात करेंगे जो आपका 2 नंबर पे ज्वार भाटा है। देखो, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। देखो, दिन के अंदर 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी समुद्र जल का ऊपर उठना और वापस गिरना, ऊपर उठना वापस गिरना, ये क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। देखो, भाटा, ज्वार भाटा का मतलब सीधा सीधा आपको इतना ही याद रखना है कि समुद्री जल का अपनी सतह पर ऊपर उठ के वापस नीचे गिरने की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? ज्वार भाटा कहलाती है। और डीप में अंदर जाओ तो जो सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल जो है वो तट के बहुत बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको कहते हैं ज्वार। और वो डुबो करके वापस तो जाएगा ना, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक वापस चला जाता है तो उसको कहा जाता है ज्वार भाटा। और ज्वार भाटा आपकी तरंगों के माध्यम से ही बनता है, ठीक। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अब ध्यान रखना, ज्वार भाटा आता किसके कारण है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आने लगते हैं। देखो, चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं तब क्या करते हैं? पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटा लगाते हैं। अब इसकी दो कंडीशन अलग अलग है, तो अब आप देखेंगे आगे। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकटतम होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को जल अभिकर्षित कर होता है और जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जब आपकी पूर्णिमा होती है तब आपके पृथ्वी पर सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय जब ज्वार आता है, जब समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहा जाता है। जैसे कि ये आपकी स्थिति दिख रही है, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे आपका चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही स्थिति में होते हैं और ये स्थिति होती है आपकी पूर्णिमा की। ये कौन सी होती है? पूर्णिमा की। और इस दिन जो ज्वार उठता है वो आपका बृहत ज्वार उठता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है और महासागरीय निम्न ज्वार का उत्पन्न करता है, ठीक है ना। निम्न ज्वार उत्पन्न करता है। अब वापस यही उल्टी स्थिति हो जाती है तो ये आपके निम्न ज्वार का उत्पन्न करता है, जैसे ये वाली चीज लघु ज्वार, ठीक है ना। उसके बाद में देखें तो निम्न ज्वार उत्पन्न करता है, निम्न ज्वार भाटा कहलाता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है और ये जल स्तर का तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। और ये जो उच्च ज्वार आता है वो नौका संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी लहरों के साथ में जो हवाई जहाज, जो आपके जहाज है पानी के तैरने वाले, वो तट पर पहुंच जाते हैं क्योंकि ये उस दिन पानी का तट को ऐसे पहुंचाता है फिर वापस जाता है, ऐसे पहुंचाता है फिर वापस जाता है, फिर ऐसे पहुंचाता है फिर वापस जाता है, इसलिए, ठीक है ना। और ये जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों को पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों में ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता
हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। हाँ, यहाँ से हो गया था। नेक्स्ट आगे बात करें तो अब बात करेंगे महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराएं क्या होती है? तो ज्वार भाटा आपको समझ में आ गया। ज्वार भाटे की दो स्थितियां याद रखनी है। देखो, ऐसी स्थिति होगी जब विषम कोण की स्थिति होगी, ये आपका 90 डिग्री का कोण बना, जब चंद्रमा यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है और सूर्य यहाँ है, तो यहाँ पे जो आपका ज्वार भाटा आएगा वो आएगा लघु यानी निम्न। क्या आएगा? निम्न ज्वार भाटा। और जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तो इस दिन जो आपका आता है वो आता है पूर्णिमा। ठीक है, कौन सा होती है दिन, स्थान होता है पूर्णिमा होता है। और इस दिन जो आपका ज्वार आता है वो आता है बृहद ज्वार भाटा या फिर उच्च ज्वार भाटा। ठीक है ना, उच्च ज्वार आता है। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद में महासागरीय धाराओं की बातचीत कर लेते हैं। तो देखो, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से चलने वाली या बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। देखो, गर्म महासागरीय धाराएं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। अब भूमध्य रेखा के निकट की ओर प्रभावित क्यों होती है? तो देखो, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा और यहाँ पे ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसलिए जो आपकी गर्म महासागरीय धाराएं वो कहाँ पे प्रभावित उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं यहीं पे प्रभावित होती है। और ठंडी धाराएं जो है वो आपके ध्रुवों पर अक्षांशों से उष्ण कटिबंध या फिर निम्न अक्षांशों से प्रभावित होती है। और लैम्ब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं। और जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं, जो महासागरीय धाराएं होती है और किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र कहलाता है। और जापान के आसपास एवं उत्तरी पूर्वी तटों पर इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आपको मोटा मोटी ये समझनी है कि ये जो आपका भूमध्य रेखा है, इस रेखा के निकट जो आपकी धाराएं प्रवाहित होती है, इस धारा को कहा जाता है गर्म महासागरीय धाराएं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। और उसके बाद में आपकी ठंडी धाराएं होती है जो आपके कहाँ उत्पन्न होती है? ध्रुवों पर उत्पन्न होती है, यानी यहाँ पे जहाँ पे आपके बर्फ जमी रहती है। और इसके अंदर दो मुख्य धाराएं दे रखी है। जैसे आपकी लैम्ब्राडोर की बात करें तो ये आपकी शीत धारा है। कौन सी धारा? लैम्ब्रो। अब धारा का मतलब होता है हवा, ठीक है ना। लैम्ब्राडोर ये जो है ये आपकी ठंडी है, ठीक है ना। लैम्ब्राडोर आपकी एक ठंडी हवा है। और उसके बाद में आपकी गल्फ स्ट्रीम की बात करें, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना, गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये आपकी गर्म हवा है, ठीक है ना। ये आपकी गर्म हवा है या फिर गर्म जलधारा है और जो महासागरीय क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। और गर्म और शीत दोनों जलधाराएं जहाँ पे मिलती है वहाँ विश्व भर सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र पाया जाता है। तो ध्यान रखना, मत्स्यन क्षेत्र क्या होता है? तो जहाँ पे गर्म और ये आपकी शीत धाराएं मिलती है उस जगह को मत्स्यन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पे आपकी कुछ धाराएं हैं। और जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बन जाता है, यानी यहाँ पे कोहरा सा आ जाता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं उत्पन्न मिल जाती है वहाँ पे कोहरा ही कोहरा छा जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो नौका संचालन करते हैं उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये आपकी सामान्य जानकारी थी, ज़्यादा कोई खास नहीं। आपको इसके अंदर ज्वार भाटा देखना है और ज्वार भाटा की स्थिति देखनी है और उसके बाद में आपकी महासागरीय धाराएं देखनी है। और अब आपकी देखने अभ्यास प्रश्न। तो देखो, प्रश्न क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है बारिश क्या होता है वही लिखना है, यानी बारिश क्या चीज़ है वो लिखना है। जल चक्र मैंने आपको बता रखा है कि जिस तरीके से बादलों से बारिश होती है, फिर बाद गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता है, फिर बादलों में चला जाता है, वो चीज़ें। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अब देखो, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो देखो, सबसे पहले है पवन, ठीक है। पवन जो है वो आपका सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके अंदर आपके हो गए ज्वार भाटा, उसके बाद में आपके हो गई तरंगे, उसके बाद में हो गई आपकी लहरें, तरंगे लहरें, और ये अभी आपने क्या पढ़ा? अभी महासागरीय धाराएं, ठीक है ना, धाराएं। तो ये चीज होगी धाराएं, ठीक है। उसके बाद में ज्वार भाटा क्या होता है तो मैं आपको बता चुका कि ज्वार भाटा क्या होता है। और उसके बाद में महासागरीय धाराएं क्या होती है, तो महासागरीय धाराओं को अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया कि यानी धाराएं जो होती है वो एक प्रकार की हवा होती है, यानी निश्चित दिशा में महासागरीय रूप में बहने वाली धाराएं। देखो, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धारा होती है,
जिसे महासागरीय धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, गर्म तथा ठंडी। ठीक है, बस इतनी जानकारी इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद में कारण बताइए, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? देखो समुद्री जल है वो हमेशा खारा ही होता है। उसके बाद में जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो है केमिकल डाले जा रहे हैं। उसके बाद में सही गलत का निशान कीजिए। तो देखो वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो ये कहलाता है आपका जल चक्र। ठीक है ना, महासागर वायुमंडल और जल के बीच में चक्कर लगाता रहता है, इसको जल चक्र कहा जाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। देखो गर्म सागरीय महाधाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये आपकी भूमध्य रेखा में, मैंने आपको चित्र बना के समझाया था। ठीक है ना, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके आसपास उत्पन्न होता है। उसके बाद में दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। उसके बाद में आपकी कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो महासागरीय धाराएं क्या होती है, सुनामी क्या होती है, ज्वार भाटा क्या होता है, और कैस्पियन सागर क्या होता है। तो देखो ज्वार भाटा किसकी बात करें तो जल का आवधिक चढ़ाव उतार आपका ज्वार भाटा कहलाता है। और सुनामी क्या होती है? सुनामी विशालतम झील नहीं हो सकती, निश्चित मार्ग से प्रवाहित जल धाराएं। देखो सुनामी आपकी निश्चित मार्ग से प्रवाहित जल धाराएं जो होती है वो आपकी सुनामी होती है। ठीक है, महासागरीय धाराएं क्या होती है? महासागरीय धाराएं आपकी जो होती है ये भी एक तरीके से आपके इसके अंदर ही होगा। और कैस्पियन सागर के अंदर आपके तीव्र भूकंप अधिक आते हैं। ठीक है ना, जल चक्र का इसके अंदर कोई उदाहरण आया ही नहीं। सुनामी, महासागरीय धाराएं, कैस्पियन सागर कोई उदाहरण आया नहीं। और इसी के साथ आपके जो है 5वां अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट आपके 6ठे अध्याय के अंदर बातचीत करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और जीवन। इसके बारे में अपन बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपके इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना नहीं भूलें। आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप अपनी पसंदीदा क्लास का चयन करके आपके अध्ययन को मजबूत कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।